हेलो एवरीवन। इज माय वॉइस ऑडिबल? आवाज आ रही है आप सभी को? Yes. ओके। Hello, sir. Good morning. मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस सर। ओके। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को टास्क दिया था, आप लोगों ने किया टास्क? Yes, sir. सबने कर लिया है? मुझे नहीं आ रहा है। ओके, मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो मैं आपको एक रेंज वाला करके दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए, ताकि बाकी पे आप अपना दिमाग लगा सको। अपन ने एक प्रोजेक्ट बना रखा था ना, ऑनलाइन बेसिक्स। ओके, तो इसको हम करते हैं कमेंट। ठीक है, तो यहाँ मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, फंक्शन मेन। अब पहला क्वेश्चन मैं एक करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। हम क्या करने वाले हैं कि रेंज में चेक करने वाले हैं कि जैसे मैंने 100 दे दिया तो 100 के अंदर कितने ऑड है, कितने इवन है। फिर हम उसमें देखेंगे कितने प्राइम नंबर है, कितने उनमें से आर्मस्ट्रांग नंबर है। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पे एक रेंज ले लेनी है। तो रेंज लेने के लिए पहले तो मैं प्रिंट एलन कर दूंगा। प्रिंट एलन एंटर रेंज टू गेट ऑल द ऑड इवन नंबर। ठीक है, यहाँ पे स्कैनर ले लेते हैं। एक सेकंड ना। ठीक है, तो हमको आ गई, हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब हमको पता करना है कौन सा ऑड है कौन सा इवन है। ठीक है, तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, लूप लगाएंगे। ऑब्वियसली हमको एक वैल्यू मिल गई है यहाँ पे, और हमको स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो 1 से लेकर कहाँ तक, जहाँ तक ये रेंज जा रही है उसके बीच में हर एक नंबर हमारे पास में आएगा। हमको क्या करना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि ये नंबर ऑड है या ये इवन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा फॉर लूप लगाएंगे। फॉर आई इन, या बेटर है कि आई की जगह आप नंबर ले लो, नंबर इन 1 डॉट डॉट रेंज।
ठीक है, हमारे पास में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, कहाँ तक आएगा? रेंज तक। ठीक है, रेंज मतलब जो भी नंबर दे, सपोज दैट उन्होंने नंबर दिया 50, मतलब यहाँ पे जो मैंने नंबर कंसोल पे डाला ना वो 50 आया, तो ये 1 से लेके 50 तक चलेगा। और अब अपन को आइडेंटिफाई करना है कि इसमें 1 ऑड है कि इवन है, फिर 2 ऑड है कि इवन है, 3 ऑड है कि इवन है, 4 ऑड है कि इवन है, और जिस अगर वो ऑड है तो ऑड प्रिंट हो जाए, इवन है तो इवन प्रिंट हो जाए। तो अभी हम करते हैं यहाँ पे इफ नो नीड टू डिफाइन। क्या कह रहे हो शयन? सर वो 350 में फॉर लूप में आपने एनो लिया है ना, लाइक देयर इज नो नीड टू डिफाइन इट। ये जो नंबर लिया है हाँ ये डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती, लूप ये आपका रेंज का पार्ट है। फॉर लूप जो हमने किया था ना, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे आप वेरिएबल दो, वो वेरिएबल का स्कोप इसी के अंदर से लेके इसके अंदर तक ही होगा, और बाय डिफॉल्ट ये इंटीजर ही होगा, क्योंकि यहाँ पे आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो? रेंज प्रोवाइड कर रहे हो। ओके ओके बट okay हाँ okay so बोलो। whenever you are defining an index like we will be defining I mean उसको initialize करेंगे ना सर for यहाँ पे instance देखो, जब आप रेंज दे रहे हो ना तो आपको इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है। जब अपन क्या करते हैं कि जब ये फॉर लूप आपके कॉटलिन का है, जब जावा के अंदर करते हैं अपन, तो वहां पे हमको इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और डिक्रीमेंटेशन इंक्रीमेंटेशन देना होता है। यहाँ पे जब हम रेंज की बात कर रहे हैं ना, तो इट इज सेल्फ डिफाइंड। ये यही तो हमारा काम आसान करता है कॉटलिन। okay कॉटलिन कॉटलिन ने क्या किया कि उस आपने बोला नंबर इन, तो उसने सेल्फ डिफाइन कर दिया नंबर क्या है, नंबर इंटीजर हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पे रेंज दी है। ठीक है, okay अगर हम okay यही जावा में करते हैं ना, यही कोड अगर मैं जावा में लिखता, तो मैं कैसे लिखता? फॉर इंट नंबर इक्वल्स टू 0 या इक्वल टू 1 कॉलन इंट, सॉरी, आई शुड बी या नंबर शुड बी लेस देन इक्वल टू रेंज सेमी कॉलन, आई या नंबर इक्वल्स नंबर प्लस प्लस। तो ये तीन चीजें हमको देनी पड़ती है वहां पे। यहाँ पे देने की जरूरत नहीं, आपने सिंपल सा रेंज दे दिया, और यहाँ पे जो आप वेरिएबल दे रहे हो ये ऑटोमेटिकली डिफाइंड है कि एक इंटीजर की वैल्यू है, क्योंकि आपने यहाँ पे रेंज डिफाइन कर दी है। ठीक है, okay okay फिर हम आते हैं इफ के अंदर। यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे इफ जो भी हमको मिलेगा, नंबर मिलेगा, इज मॉड्यूलो 2 डबल इक्वल्स टू 0। यानी कि ये मैंने क्या चेक लगाया? ये मैंने लगाया ऑड इवन का, कि अगर वो 2 से इक्वली डिविजिबल है तो वो क्या है? इवन है। तो हम प्रिंट कर देंगे डॉलर नंबर इज एन इवन नंबर। अगर वो 2 से डिविजिबल नहीं है तो वो क्या है? ऑड नंबर है। तो प्रिंट एलन डॉलर नंबर इज एन ऑड नंबर। ठीक है, अब हम करते हैं इस छोटे से प्रोग्राम को रन। तो यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे कोई नंबर नहीं थी, हमने रेंज दे दी। और ये क्या करेगा? उस रेंज के बीच में जो भी ऑड है तो वो ऑड नंबर प्रिंट कर देगा, जो भी इवन है उनको इवन नंबर प्रिंट कर देगा। ठीक है, जैसे अभी वो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मैं यहाँ पे 16 रखता हूँ। ठीक है, तो आ गया 1 इज ऑड, 2 इज इवन, 3 इज ऑड, 4 इज इवन, 5 इज ऑड, 6 इज इवन, 7 इज ऑड। और इस तरीके से चल रहा है 16 तक। इसने मेरे को बता दिया कि आपने जो रेंज दी उनमें से कौन क्या है। ठीक है, यश, आई विल सी योर कोड वंस आई फिनिश विद इट। आई विल सी योर कोड। ठीक है, गुड। जिन्होंने किया ना, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने ट्राई किया, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने ट्राई नहीं किया, तो मैं उसके लिए तो आपको जरूर कहूंगा, ट्राई नहीं किया ये तो गलत बात है, ट्राई करना चाहिए था आपको। तो ट्राई किया है और नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राई किया और हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और कुछ चीज समझ में नहीं आई तो वो आपको यहाँ समझ में आ जाएगी। तो हमने क्या किया, एक फंक्शन मेन में ये काम कर दिया। अब ये तो हो गया हमारा किसका काम? ये काम किसका हो रहा है? ऑड इवन का। प्राइम नंबर का करना हो तो प्राइम नंबर का लॉजिक भी हमने ऊपर लिखा था, याद है आपको प्राइम नंबर? सॉरी, ये तो आर्मस्ट्रांग नंबर हुआ। ये रहा, देखो प्राइम नंबर।
अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आपको यूटिलाइज करना है। प्राइम का लॉजिक आप लगा चुके हो, ये है ना, प्रीवियस क्लास में हमने प्राइम देखा था। क्या होता है कि पहले बाय डिफॉल्ट हम प्राइम को ट्रू मानेंगे, मतलब एक वेरिएबल लिया उसको बाय डिफॉल्ट ट्रू कर दिया, ये हमारे चेक के हिसाब से। मैंने कहा था इसको एक अग्नि परीक्षा में जाना पड़ेगा, इस नंबर को, ये मल्टीपल लूप्स के अंदर हर एक नंबर इसको डिवाइड करने की कोशिश करेगा। अगर ये किसी से भी डिवाइड नहीं होता है तो लूप के बाद जब आएगा तो प्राइम ट्रू ही रहेगा, और अगर ये किसी से डिवाइड हो जाता है कंप्लीटली तो इस प्राइम को हमने फॉल्स कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, प्राइम, अब प्राइम नहीं रहा। तो जब ये लूप और ब्रेक लगा दिया, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, जब एक नंबर से डिवाइड हो गया है तो बाकी किसी और नंबर से हो नहीं हो ये फर्क नहीं पड़ता, एक से हो गया मतलब ये प्राइम नहीं है, सीधा क्लियर कंसेप्ट। तो ब्रेक लगाया, ब्रेक से हम लूप से बाहर आए और यहाँ पे हमने चेक लगा दिया कि अगर इस प्राइम ट्रू है तो ये एक प्राइम नंबर है, ये तो फॉल्स होगा तो ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो हम ये जो ये वाला हमारा लॉजिक है, जो प्राइम नंबर एक्चुअल में एक नंबर के लिए चेक कर रहा है, अब हमको रेंज के लिए चेक करना है, तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे रेंज है हमारे लिए, ठीक है, इसको करते हैं कमेंट। ये हो रहा था हमारा ऑड इवन का कॉन्सेप्ट। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे फॉर नंबर इन हाई डॉट डॉट रेंज। ठीक है, फिर से हमने फॉर लूप बना दिया और यहाँ पे हम ये लॉजिक प्रिंट कर देंगे। ठीक है, मतलब ये जो हमारा कोड था प्रिंट प्राइम नंबर चेक करने का वो हमने यहाँ पे ले लिया। बट यहाँ एक कैच है। कैच क्या है कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही थी ना वो आपकी कहाँ से आ रही थी, ये नंबर से आ रही थी, नंबर डिवाइडेड बाय। ठीक है, अब आप जाके देखो उसमें नंबर का क्या रोल था, वो जो हमने लिया था ना वहां से, ये देखो जो हमने कहाँ से लिया था, स्कैनर के थ्रू, जो कंसोल पे यूजर ने दिया था उसके बेसिस पे हम काम कर रहे थे। और यहाँ पे हमारी रेंज के अंदर से हर इंडेक्स का डेटा आउट क्या आएगा, तो यहाँ पे रेंज में नंबर ही है तो हमारे लिए आसान हो गया। पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, इस तरीके से आता रहेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 की रिक्वायरमेंट नहीं है मेरे को। 1 तो वैसे भी, 1 को हम एक प्राइम नंबर नहीं कह सकते। ठीक है, 1 प्राइम नंबर के अंदर नहीं आएगा, 2 से स्टार्ट होगा, और 2 एक ऐसा स्पेशल प्राइम नंबर होता है जो इवन प्राइम नंबर होता है, बाकी कोई भी नहीं होता है। तो 2 भी हमको पता है प्राइम नंबर है, 1 और 2 प्राइम नंबर है, हम 3 से स्टार्ट करते हैं। हालांकि अगर ऐसे देखें तो फिर 3 भी हमको पता है, 4 भी हमको पता है, तो 2 से स्टार्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये अंदर का जो कोड है ना, ये हमने इतना लिखा है, इसको और आसान कैसे कर सकते हैं, इसको मैं कट कर देता हूँ। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन के बाहर फंक्शन बनाऊंगा, फन। फंक्शन हमेशा फंक्शन के बाहर डिक्लेयर होता है लेकिन कॉल फंक्शन के अंदर से होता है। ठीक है, चेक प्राइम नंबर। यहाँ पे हमने सिंपल सा हमारा कोड लिख दिया। अब हमको आगे से एक नंबर तो भेजना पड़ेगा ना, कि जिसको हम चेक करना चाहते हैं। तो आगे से नंबर भी दिलवा दिया कि भाई जब भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे साथ में एक नंबर भेजेंगे, और ये पूरा लॉजिक बिल्ड होगा। और लास्ट में इफ इस प्राइम वाला कॉन्सेप्ट आएगा तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये नंबर सिर्फ हमको लाके बताए कि प्राइम नंबर है कि नहीं है, आगे का काम मैं देख लूंगा। तो यहाँ पे कॉलन लेंगे और यहाँ पे कर देंगे बुलियन। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको एक रिटर्न स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा। रिटर्न स्टेटमेंट में आपको क्या देना पड़ेगा कि अगर ये प्राइम नंबर है तो ट्रू प्राइम नंबर हो, अगर ये फॉल्स है तो इस प्राइम नंबर फॉल्स जाए। तो हम यहाँ पे सिंपल सा रिटर्न कर देंगे, रिटर्न इज प्राइम। अगर ये सच में प्राइम होगा तो रिटर्न रिटर्न क्या हो जाएगा, ट्रू चला जाएगा। अगर ये सच में प्राइम नहीं हुआ, फॉल्स है, तो रिटर्न फॉल्स चला जाएगा। सिंपल सा मैंने रिटर्न में क्या लगा दिया, इस प्राइम लगा दिया। अब जो आप कंडीशन लगा रहे हो ना कि इफ अगर ये हुआ तो ये, वो यहाँ नहीं करेंगे, हम जहां से कॉल कर रहे हैं हमने एक सिंपल सा छोटा सा फंक्शन बना दिया ताकि कभी भी हमको कोई भी नंबर को प्राइम नंबर के लिए चेक करना है तो मेरे को सिंपल सा ये फंक्शन को कॉल करना है। ये मेरे को रिटर्न में एक वैल्यू थ्रो करेगा, अगर वो ट्रू आता है दैट मीन्स वो प्राइम नंबर है, अगर वो फॉल्स आता है तो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो हमने एक छोटा सा फंक्शन बना दिया इसका, जिससे कि एक फंक्शनलिटी डिफाइन हो गई कि अब कभी भी मेरे को प्राइम नंबर के लिए चेक करना है तो मेरे को सिर्फ नंबर उस फंक्शन के साथ में भेजना है, ये मेरे को रिटर्न में ट्रू या फॉल्स देगा। अगर ट्रू है तो प्राइम नंबर है, फॉल्स है तो प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इफ चेक प्राइम नंबर, यहाँ पे नंबर भेज देता है। अगर ये ट्रू आता है तो हम प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट एलन डॉलर नंबर
इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, नहीं तो एल्स में आएंगे और यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे डॉलर नंबर इज नॉट एंड नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। अब करते हैं इसको रन। ये हमारा ऑड इवन के लिए फॉर लूप लगाया हमने, और ये मैं लगा रहा हूँ फॉर लूप फॉर चेकिंग द प्राइम नंबर्स। तो हम क्या कर रहे हैं, एक आइटम के अंदर जा रहे हैं और आइटम के अंदर के मतलब रेंज के अंदर जा रहे हैं और रेंज के इंडेक्स पे हर एक जो वैल्यू पड़ी है उनको चेक कर रहे हैं कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। और प्राइम नंबर का लॉजिक हम पहले लगा चुके हैं, तो वो प्राइम नंबर का जो लॉजिक है वो मैंने यहाँ पे इस फंक्शन में डाल दिया। ये एक इजीएस्ट तरीका होता है और क्लीन एंड नीट कोड है आपका, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना कि भाई कोई भी सामने वाला अगर आपके कोड को देखे भी ना तो उसको समझ में आ जाए कि आपने क्या किया है। तो इसलिए मैंने इसको फंक्शन का रूप दे दिया ताकि मेरे लिए क्लैरिटी रहे कि हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे फॉर लूप लगाया, कोई दिक्कत नहीं। आप ये काम अगर डायरेक्टली यहाँ पे भी कर दोगे तो भी वही बात है, लेकिन क्लैरिटी क्या रह रही है, क्लैरिटी ये रह रही है कि यहाँ से एक रेंज में से एक नंबर आ रहा है हर बार, उस नंबर को हम इस फंक्शन के साथ भेज रहे हैं और ये फंक्शन मेरे को रिटर्न में क्या दे रहा है, एक बुलियन वैल्यू दे रहा है। डिपेंडिंग ऑन कि अगर वो सच में प्राइम नंबर है तो रिटर्न मिल रहा है ट्रू, और अगर वो सच में प्राइम नंबर नहीं है तो रिटर्न मिल रहा है फॉल्स। तो यहाँ पे जो वैल्यू मिल रही है मेरे को रिटर्न में, अगर ट्रू मिल रही है तो मैं प्रिंट करवा रहा हूँ नंबर इज प्राइम नंबर, और अगर फॉल्स मिल रही है तो मैं प्रिंट कर रहा हूँ द नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो हम करते हैं इसको रन। फिर से ले लेता हूँ मैं यहाँ पे 20। वापस से रन करते हैं। प्रिंट क्या कर रहा है, इंडेक्स टू। अच्छा, ऊपर तो चेंज ही नहीं किया मैंने। हम्म। अच्छा, मैंने यहाँ कहीं प्रिंट लगाया होगा ना रेंज में। ये देखो, इसलिए वो अलग से प्रिंट और हो रहा है, ठीक है। ये मैं आपको बताने के लिए कि देखो लूप चल रहा है, तो इस वजह से मैंने प्रीवियस क्लास में जब आपको प्राइम नंबर वाला कोड करवाया होगा ना, उस समय मैंने आपको इंडेक्स प्रिंट करवाया होगा ताकि आपको आइडिया रहे कि इंडेक्स की क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब देखो आ गया ये हमारे पास में, 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, 12 नहीं है, 13 है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 है, 19 नहीं है, सॉरी 18 नहीं है, 19 है और 20 नहीं है। तो आ गए हमारे पास में पूरी लिस्ट जिसमें वो बता रहा है कि ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है। जो आपने रेंज दी है उसमें से कौन सा प्राइम नंबर है, कौन सा प्राइम नंबर नहीं है, ये हमने डिफाइन कर दिया। आई होप आप पॉइंट समझ पा रहे हो मेरा। मतलब जो मैंने आपको टास्क दिया था ना वो यही था कि भाई यार आपने प्राइम नंबर चेक करना है तो देख लिया, आपने ये भी चेक कर लिया कि क्या कहते हैं ऑड इवन है कि नहीं है, और आपने ये भी चेक कर लिया कि आर्मस्ट्रांग नंबर है कि नहीं है। बट हमने सिर्फ कंडीशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया कि अगर मैं 0 से स्टार्ट हो जाऊं एक रेंज तक कि भाई मैं 100 के अंदर की जितनी भी नंबर्स हैं उनमें आपको पता करना हो कि कौन से नंबर ऑड है, कौन से नंबर इवन है, कौन से आर्मस्ट्रांग नंबर है, कौन से प्राइम नंबर है, तो वो कैसे पता होंगे। तो वो चीज आप यहाँ कर सकते हो, ठीक है। अब हम आते हैं एक और पार्ट के ऊपर, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। अब हम आर्मस्ट्रांग नंबर के लिए चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो आर्मस्ट्रांग नंबर का भी हमने लॉजिक लगा रखा है ऊपर, ये रहा। ये किया था अपन ने, ठीक है। कहाँ से शुरुआत हो रही है इसकी, यहाँ से। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे आर्मस्ट्रांग नंबर के लिए चेक करना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया चेक प्राइम नंबर, वैसे ही मैं एक फंक्शन बनाऊंगा फन चेक आर्मस्ट्रांग नंबर, ठीक है। और यहाँ हम साथ में क्या लाएंगे, एक ओरिजिनल नंबर, क्योंकि देखो इस कोड में हमने ओरिजिनल नंबर यूज किया है। तो हमको चेंज ना करना पड़े इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आगे से जो नंबर लाऊंगा ना उसका वेरिएबल का नाम भी ये लिख देता हूँ, ओरिजिनल नंबर ऑफ टाइप, ठीक है। तो यहाँ हमारे कोड में कोई दिक्कत नहीं है, ये सब कुछ सही हो गया। और ये कमेंट एक्स्ट्रा आया हुआ है तो कमेंट को हम हटा देते हैं।
ठीक है, और इसका रिटर्न टाइप हम दे देते हैं बुलियन फिर से। ठीक है, चेक आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होगा, जैसे ही मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो रिटर्न में मेरे को एक रिटर्न टाइप देगा विच इज ट्रू और फॉल्स। टाइप देखो बुलियन है। ठीक है, और यहाँ पे मैं कंडीशन लगा ही रहा हूँ, इफ एल्स। ठीक है, तो मैं प्रिंट वहां यहाँ नहीं करूंगा, प्रिंट वहीं करवाऊंगा। बस यहाँ मेरे को चाहिए तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, अगर कंडीशन ये है तो रिटर्न कर दो ट्रू, नहीं तो रिटर्न कर दो फॉल्स। यही चाहते थे अपन। इसको हम और आसान भी लिख सकते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे। ठीक है, देखो यहाँ पे ना ग्रे लाइन आ गई है। क्यों आ गई पता है आपको? आप क्या कर रहे हो कि अगर कंडीशन ट्रू है तो रिटर्न कर दो ट्रू, अगर कंडीशन फॉल्स है तो रिटर्न कर दो फॉल्स। क्या हम कंडीशन को रिटर्न करवा सकते हैं? बिल्कुल, आप कंडीशन को रिटर्न करवा सकते हो, क्योंकि कंडीशन का रिजल्टेंट क्या होता है, ट्रू या फॉल्स। या तो मेरे को देखो ट्रू या फॉल्स पे कुछ काम करवा रहा हूं, बट यहाँ पे मेरे को कंडीशन की जो रिटर्न में वैल्यू आएगी वही रिटर्न में करवानी है मेरे को। यानी कि मैं इस पूरे इफ एल्स पार्ट को इस जगह से हटा के सिंपल सा लिख दूंगा, रिटर्न ओरिजिनल नंबर इक्वल्स टू रिजल्ट। डॉट टू इंट। यही किया था ना अपन ने, जो हमारी कंडीशन लगाई थी वो क्या थी, उसको मैंने टू डबल किया होगा। तो इसके आगे ही कर देते हैं रिटर्न, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये पूरी की पूरी कंडीशन को मैंने यहाँ पे रिटर्न बना दिया। तो अब क्या होगा कि जो भी यहाँ कंडीशन चेक होगी, जैसे कि अगर ट्रू आएगा, रिटर्न कंडीशन है ना, डबल इक्वल टू लगा हुआ है, तो कंडीशन का रिजल्टेंट क्या आएगा, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे आपने डायरेक्टली रिटर्न कर दिया, यहाँ पे इफ एल्स देने की जरूरत नहीं है। जब आपको रिटर्न में ट्रू या फॉल्स रिटर्न करवाना है बुलियन के अंदर, और वो भी आप कंडीशनल लगा रहे हो, तो उस केस में अगर आप कंडीशन में ऐसे लगा रहे हो कि इफ ये कंडीशन ट्रू होती तो रिटर्न कर दो ट्रू, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो रिटर्न कर दो फॉल्स, तो आप सीधा कंडीशन को ही लगा सकते हो। ठीक है, तो हमने भी यहाँ पे ये किया कि भाई यार जो भी कंडीशन का रिजल्ट आएगा, आइदर इट विल बी अ ट्रू और इट विल बी फॉल्स, तो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन बना दिया चेक आर्मस्ट्रांग नंबर। और अब हमको यहाँ से रेंज में इसको कॉल करना है, तो ये हमने दोनों के लिए देख लिया। अब तीसरा हमारा पार्ट आ गया, फॉर नंबर इन जी सॉरी वन डॉट डॉट रेंज। ठीक है, इफ चेक आर्मस्ट्रांग नंबर, और यहाँ पे मैं नंबर को पास कर दूंगा, समझ रहे हो? प्रिंट एलन, अगर ट्रू आया होगा तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, डॉलर नंबर इज एन आर्मस्ट्रांग नंबर। एल्स प्रिंट एलन डॉलर नंबर इज नॉट एन आर्मस्ट्रांग नंबर। ठीक है, सिंबल सामने लूप लगाया, और लूप के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं कि जो भी वैल्यू हमको मिल रही है उसको हम चेक करवा रहे हैं कि भाई तुम आर्मस्ट्रांग नंबर हो के नहीं हो। आर्मस्ट्रांग नंबर का लॉजिक हमने यहाँ लगा रखा है। ठीक है, बस हमने उसको क्या किया है, एक रेंज के लिए यूटिलाइज किया है। दिस इज हाउ वी वर्क विद, जब हमको मॉडिफिकेशंस मिले कि भाई यार आपको सिर्फ मॉडिफिकेशंस दिए थे। अब यहाँ देखो नाम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अपन ने ऑड इवन कर रखा है। तो अभी के लिए मैं सिंपल सा यहाँ पे 100 कर देता हूँ, और ये देखो लिया आएगा। ये सब मैंने कहा था 1 से लेके 9 तक आपके आर्मस्ट्रांग नंबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप कोई भी नंबर देख लो, यहाँ पे कोई भी आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है, सबके सब आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है। ठीक है,
तो हम कुछ रेंज अलग लगाते हैं जिसमें हमारा 153 भी इंक्लूडेड हो, जितने भी हमारे आइटम्स हैं जो हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 200। ठीक है, तो अब देखो आप यहाँ पे 153 इज आर्मस्ट्रांग नंबर, अपने आप आ गया। और कोई आएगा? 153 है 200 के अंदर। ओके, समझ में आया? इस तरीके से आपको लूप लगा के ये काम करना था। ये चीज क्लियर है? क्लियर है तो थम्स अप कर दो, फिर मैं एक और मॉडिफिकेशन देता हूँ इसमें, ताकि मैं आपको उसके ऊपर प्रैक्टिस करवा पाऊँ। ऐसा ना हो कि यार आपके दिमाग में वो रहे कि ये चीज तो सर ने कर ली, तो अब ये वाली चीज मैं कैसे करूँ। तो मैं और प्रैक्टिस के लिए इसी के अंदर एक क्वेश्चन देता हूँ आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? यस, किसने हैंड रेस किया है? यस शिखर। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ सर जैसे हम कोई भी फंक्शन बनाए जो सर्वर से डाटा गेट कर रहा हो, हाँ हाँ। ट्राई कैच लगा दिया सर, और सपोज वो डाटा उसमें क्या कहते हैं एरर आ जाए गेट करने में, तो फंक्शन के अंदर ही उसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर सकते हैं? फंक्शन के अंदर से दूसरे उसी फंक्शन को वापस कॉल करना कर सकते हो, बिल्कुल। अच्छा रिकर्शन सर। कहते हैं इसको। Okay. आप अपने फंक्शन से कंडीशन लगा के अगर डेटा नहीं आया तो वापस उस फंक्शन को कॉल कर सकते हो, ताकि वापस से वो चीज होती रहे। यही चाहते हो ना कि जैसे आपने एपीआई हिट करी, रिस्पॉन्स नहीं आया, एरर आ गया, तो एरर पे आप यूजर को एक कंट्रोल दे सकते हो, ट्राई अगेन। ट्राई अगेन पे टैप करके हम उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। नहीं तो आप चाहते हो कि अगर जितनी बार भी मैं हिट करूं और रिस्पॉन्स नहीं आया, नेटवर्क एरर आ जाए, तो वापस से वो हिट होता रहे, और जब आ जाए तो डेटा दिख जाए। तो आप क्या कर सकते हो कि जब आपका डेटा नहीं आया, इफ एल्स कंडीशन में, जब आप एल्स पार्ट में आओगे कि डेटा नहीं आया, नेटवर्क एरर आ गया, तो वापस उस फंक्शन को कॉल कर दो। तो वापस से वो फंक्शन कॉल होगा, फिर से वो चीज होगी। अगर डेटा आ गया तो दिख जाएगा, नहीं आया तो फिर से एल्स पार्ट में आएगा, वहां पे आपका फिर से वो कोड कॉल होगा, यानी कि वापस से आपका फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है शिखर? ओके, अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको मैंने करके दिखाया रेंज वाला, फर्स्ट एन टर्म्स भी बोला था मैंने, ये आप ट्राई करना। अब मैंने आपको एक लूप के अंदर रेंज का आइडिया बता दिया है। ठीक है, अभी आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा कैसे सोचना है आपको। कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे प्रोग्राम सॉल्व करोगे ना, तभी आप वो चीज को सोच पाओगे। ठीक है, तो रेंज वाला हमने देख लिया है खुद से, प्राइम नंबर, आर्मस्ट्रांग नंबर, ऑड इवन, ये दोनों, ये चारों अपन ने कर लिए। ठीक है, ये चारों पहले ही हो चुके थे हमारे क्लास में, और ये भी कर लिए। मैं एक एक करके सबको करेंगे, बट मैं पहले चाहता हूँ कि आप खुद ट्राई करो। ठीक है, आप मेरे को प्रॉब्लम बताओ कि देखो मैं यहाँ पे आके अटक रहा हूँ, या ये चीज नहीं समझ में आ रही है, तो फिर मैं करवाऊंगा भी। ठीक है, तो फर्स्ट 10 टर्म्स को आपको देखना है कि भैया यूजर ने बोला कि मेरे को पहली 20 टर्म्स प्रिंट करवा दो। पहली 20 टर्म मतलब क्या हो गया कि जैसे कि प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के अंदर पहले 20 क्या क्या होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 10 नहीं, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा। ठीक है, 25 नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, 29, 29 होगा, 29 किसी से डिविजिबल नहीं है, और इस तरीके से रेंज चलेगी। ठीक है, तो आपको सिर्फ प्राइम नंबर प्रिंट करवाने पहले 20, तो वो 20 के 20 प्राइम नंबर दिख जाने चाहिए। समझ पा रहे हो? क्वेश्चन को समझो कि भाई क्वेश्चन क्या चाहता है और उसको किस तरीके से रिजॉल्व करना है। ये हो जाने के बाद में एक और टास्क है जो मैं आज दे रहा हूं आपको। हमने रेंज तो ले ली, लेकिन अभी रेंज में हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ अपर लिमिट को सेट कर रहे हैं। लोअर लिमिट तो कहाँ से चल रही है? 1 से ही चल रही है ना। ऐसे कर रहे हैं अपन, 1 डॉट डॉट जो हमने वैल्यू ली है, यानी कि अगर मैंने 100 लिया है तो ये कहाँ से चलेगा? 1 से लेके 100 तक चलेगा। तो आपको ये चाहिए कि मेरे को जो रेंज चाहिए वो ऐसे चाहिए कि 100 से लेके 200 के बीच में आपको आर्मस्ट्रांग नंबर निकालना है। तो ये भी मैं यूजर से लूं, ये भी मैं यूजर से लूं, क्या मैं ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हो। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या आपको मेरा? है ना? तो Yes, sir. आपको लोअर लिमिट भी यूजर से ही लेनी है, यूजर से इन द सेंस कंसोल से लेनी है। ठीक है, आपको प्रिंट करवाना है एंटर द लोअर लिमिट, फिर प्रिंट करवाना है एंटर द अपर लिमिट। ठीक है, बट इसमें एक कंडीशन है, इसमें ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। सपोज करो मैंने जो लोअर लिमिट ली है वो ले ली है 300,
और जो अपर लिमिट ली है वो मैंने ले ली है 100। समझ पा रहे हो मेरा कॉन्सेप्ट? तो आपको क्या करना होगा पता है आपको, कि अगर लोअर, इसको मैं एल एल कर देता हूं, इसको मैं यूएल कर देता हूं, ठीक है। इफ एल एल इज लेस देन यूएल, तो आपका सिंपल सा जो नॉर्मल तरीका है, फॉर नंबर इन 100 ... ये काम हो जाए, ठीक है। अगर ये ऐसा नहीं है, यानी कि इफ अपर लिमिट इज लेस देन, या इसको उल्टा ही कर देते ताकि आपको याद रहे, लोअर लिमिट इज ग्रेटर देन अपर लिमिट। ये कंडीशन तो थी कि अपर लिमिट ग्रेटर है, जो कि होनी चाहिए, ये बड़ी होनी चाहिए, ये छोटी होनी चाहिए। लेकिन जब लोअर लिमिट इज ग्रेटर देन अपर लिमिट, यानी कि ये बड़ा वैल्यू है और ये छोटा वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पे ये बड़ा वैल्यू और छोटा वैल्यू, तो आप 300 ... 100 नहीं लगाओगे, आप क्या लगाओगे, फॉर नंबर इन 300, क्या लगाऊंगा यहाँ पे, कौन बताएगा मुझे? फॉर स्टेप और डाउन, क्या कह रहे हो? स्टेप डाउन वाला या वेरी गुड, स्टेप डाउन तो है, लेकिन क्या है एक्चुअल में, वर्ड क्या है? स्टेप डाउन, डाउन है डाउन टू। डाउन टू। वेरी गुड यश। यहाँ पे हमारे पास में होता है डाउन टू, जो दूसरी लिमिट है। जो दूसरी लिमिट है आपकी, ठीक है, 300 से लेके 200 तक, ये तो उल्टा चलेगा, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो कि अगर अब लोअर लिमिट इज लेस देन अपर लिमिट, तो नॉर्मल ये हो जाएगा आपका। लेकिन अगर ऐसा है तो आप ये कर सकते हो। दूसरा तरीका है कि आप सोचना है, आपको कैसे सोचते हो आप इस चीज को। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक सेकेंड आप, अब उसके लिए एक तरीका ये भी हो सकता है कि जैसे आपने यहाँ पे ये किया, ठीक है, तो अगर लोअर लिमिट लेस देन है अपर लिमिट, तो नॉर्मल यही होगा, यहाँ पे लोअर लिमिट आ जाएगी, यहाँ पे अपर लिमिट आ जाएगी। लेकिन अगर ये लोअर लिमिट ग्रेटर है, तो आप ये भी कर सकते हो कि हमको तो रेंज मिल गई ना, तो फॉर नंबर इन अपर लिमिट ... लोअर लिमिट, क्योंकि लोअर लिमिट बड़ी है ना, तो आप दोनों कंडीशन चेक लगा सकते हो। अगर आपको ये चाहिए तो आप ये भी कर सकते हो, उल्टा चलाना है तो। अगर आप चाह रहे हो कि यार उल्टा नहीं चलाना है मेरे को, तो रेंज उसने मतलब गड़बड़ी कर दी रेंज के अंदर, कि यार ये इसको स्टार्टिंग रेंज देनी थी, ये एंडिंग रेंज देनी थी, बट उसने उल्टा कर दिया। सॉरी, ये स्टार्टिंग रेंज देनी थी, ये एंडिंग रेंज देनी थी, बट लेकिन उसने उल्टा कर दिया। तो हमको तो पता चल गया यहाँ पे कंडीशन के बेसिस पे कि अपर लिमिट कौन सी है और लोअर लिमिट कौन सी है, क्योंकि जो छोटी होगी वो लोअर लिमिट होगी, जो बड़ी होगी वो अपर लिमिट होगी। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, अगर लोअर लिमिट छोटी है अपर लिमिट से, तो नॉर्मल तरीके में ये लोअर लिमिट ... अपर लिमिट होगा। लेकिन अगर अपर लिमिट जो है वो लेस देन है अगर लोअर लिमिट से, तो फिर क्या होगा, अपर लिमिट पहले आएगा, ... लोअर लिमिट आएगा। या फिर आप ये वाला काम कर सकते हो कि एडिशनल डाउन टू लगा दो, दोनों में सेम काम होगा, बस इसमें उल्टा चलेगा। 300 से 100 तक चलेगा, मेरे को चलाना है 100 से 300 ही, भले इसने 300 100 कहीं पे भी दिया हो। मेरे को तो ये आइडेंटिफाई करना है छोटी रेंज कौन सी है, मतलब स्टार्टिंग रेंज कौन सी है और एंडिंग रेंज कौन सी है। भले वो उसने पहले वाले में बड़ी दे दिया, दूसरे वाले में बड़ी दे दी, जो बड़ा होगा वो लास्ट में आएगा, जो छोटा होगा वो आगे आएगा। तो फिर मैं ये कंडीशन पे काम कर सकता हूँ, ऐसे वाले पे, इन दोनों पे, ठीक है। आई होप सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये वाला काम फर्स्ट 10 टर्म्स तो आपको करनी ही करनी है, बट पहले आपने ये चीज समझी है ना, तो ये चीज हाथों हाथ क्लास ओवर होते ही इस पर ट्राई करना। जो भी अपन ने सीखा है ना, उसमें सिर्फ अपन 1 को स्टार्ट कर रहे हैं, 1 की जगह क्या आ जाएगा, आपकी लोअर लिमिट आ जाएगी। तो दोनों चीजें यूजर से पूछनी है, यूजर यानी कंसोल से पूछनी है, और उसके बेसिस पे चारों प्रोग्राम्स करने हैं। फिर फर्स्ट 10 टर्म्स को ट्राई करना है, ठीक है।
और उसमें भी बताना है मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो अपन फर्स्ट 10 टर्म्स को भी देखेंगे, तो साथ साथ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते रहेंगे और साथ साथ चीजों को भी सीखते रहेंगे। अब आ जाते हैं वापस यहाँ पे। हमने प्रीवियस क्लास में इनहेरिटेंस के अंदर मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है वो देखा, ठीक है। ओवरराइडिंग का क्या रोल होता है, एंड ओवरराइडिंग इज इक्वल टू रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ये भी हमने देख लिया रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर। कंस्ट्रक्टर के भी कुछ टाइप्स होते हैं जो आपको पता रहने चाहिए। सबसे पहले तो क्वेश्चन है मेरा आप लोगों के लिए, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, थोड़ा सा आइडिया देख चुका हूँ कंस्ट्रक्टर का। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कौन बताएगा मुझे, हैंड रेस करना है। ये मैंने जब क्लास और ऑब्जेक्ट्स करवाए थे ना, तो मैंने एक ब्रीफ आइडिया दिया था आपको। आज हम थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं। एनीबडी, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? हेलो, किसी को आइडिया नहीं है? याद करो पहली वाली क्लास, कुछ भी देखो, कुछ भी समझ में आ रहा है, आप जो भी आपको याद है वो बता सकते हो आप। कोई जरूरी नहीं कि यू नीड टू बी 100% क्लियर, बट हमने एक थोड़ा सा आइडिया ले रखा है। यस दीपेश? कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन होता है वेरी गुड, जो क्लास की प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करने के लिए वेरी गुड, वेरी गुड, आई थिंक काम में आता है। वेरी गुड। यस शैन? Constructor acts as a blueprint for a class. यस, एक तरह से कह सकते हैं कंस्ट्रक्टर कैन एक्सेस, कंस्ट्रक्टर इज द मेन पॉइंट वेयर यू कैन गेट टू एन एक्सेस ऑफ द ब्लूप्रिंट ऑफ अ क्लास, यानी कि इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। यही यही था आपका आंसर? हाँ सर। यस शिखर? सर जब हम कोई भी क्लास बनाते हैं तो उसका जब भी क्लास को कॉल करते हैं सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, काफी सही आंसर दिया आप लोगों ने सबने। देखो सबसे पहले दिस इज एन स्पेशल फंक्शन, ये स्पेशल फंक्शन होता है। स्पेशल फंक्शन का मतलब क्या हुआ, ये पहला एकमात्र ऐसा फंक्शन होता है जो कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता, नाइदर एक्सप्लिसिट नॉर इम्प्लिसिट। आप कहोगे यार अगर मैं अपने फंक्शन में रिटर्न टाइप नहीं दूं तो मेरी फंक्शन भी रिटर्न नहीं करेगा। रिटर्न होगा, रिटर्न होगा, इम्प्लिसिट होगा। अगर आप मैनुअली कॉलन लेके अपना टाइप डिफाइन करोगे तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा, ठीक है। तो इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट दोनों ही केस में फंक्शन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट होते हैं जो एग्जीक्यूट होते हैं, क्योंकि फंक्शन कॉल हुआ है तो एक्चुअली वापस से रिटर्न भी तो होगा। बट हमारा कंस्ट्रक्टर एक ऐसा स्पेशल फंक्शन है जो कभी भी कोई भी फंक्शन मतलब कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता, ठीक है। और ये हमेशा क्लास के नेम से बनता है। बट ये जो डेफिनेशन है ना, ये थोड़ी सी चेंज कर दी है कॉटलिन ने। कॉटलिन में ये इसने ना इसको थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया है। कैसे, पहले जावा के अंदर देख लेते हैं, फिर अपन कॉटलिन के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो जावा के अंदर क्या होता है कि जैसे ये मेरी क्लास है, क्लास नेम, ठीक है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर किस नाम से बनेगा, नेम नाम से बनेगा, तो ऐसा कंस्ट्रक्टर मिलेगा आपको। दिस इज कंस्ट्रक्टर, दिस इज नोन एज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये चाहे आप बनाओ चाहे आप मत बनाओ क्लास के अंदर, बाय डिफॉल्ट होता है। और इसको आप समझने के लिए इस तरीके से भी समझ सकते हो, जब आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है कि इसका इंस्टेंस मेरे को चाहिए कि भैया मेरे को अब क्लास की जरूरत पड़ रही है, तो क्लास को कहीं ना कहीं स्टोर करवाएंगे ना अपन, तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो रन टाइम एलोकेशन इसको कहते हैं अपन। एज हम क्या करेंगे, वेरिएबल बनाएंगे, वेल नेम इक्वल्स टू कैपिटल नेम क्लास, और ये ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वेल नेम इज इक्वल्स टू, ये क्या है आपका, नेम का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो इट इज जस्ट सिमिलर, यहाँ देखो ये जो दिख रहा है वैसा ये दिख रहा है, सिमिलर है ना। तो एक्चुअल में जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो सबसे पहला फंक्शन जो इनिशियलाइज होता है वो आपका कौन सा होता है, कंस्ट्रक्टर होता है। नाम से समझ में आ रहा है, इट इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ एन क्लास विच इज रिक्वायर्ड एट दैट टाइम। जिस क्लास का भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हो तो ये कंस्ट्रक्टर आपके लिए वो कंस्ट्रक्ट करके देगा। ऐसा ही ना एक क्लास के अंदर डिस्ट्रक्टर होता है जो आपके ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करता है, वो तब कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने वाला होता है। ये तब कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होने वाला होता है। तो ये हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देता है, इसलिए नाम पड़ जाता है इसका कंस्ट्रक्टर। और ये फंक्शन एक तरह का फंक्शन है जो आपको एक क्लास का इंस्टेंस दे रहा है, ठीक है। यू आर क्रिएटिंग समथिंग, ठीक है। यू आर क्रिएटिंग अ मेमोरी विच इज ऑफ क्लास
टाइप नेम, ठीक है। और ये तो वो हमारा स्पेशल फंक्शन, तो फिर इसको लिखने की जरूरत है या नहीं लिखने की जरूरत है? कोई लिखने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट इसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहा जाता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। दिस इज नोन एज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इसको आप लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो फिर लिखेंगे किसको? तो देखो समझना इस चीज को कि हमको जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो हमको कुछ वैल्यूज को इनिशियलाइज करना है ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सके। जैसे कार बीएमडब्ल्यू है, तो बीएमडब्ल्यू का हमने क्लास बना रखा है, ठीक है। बट बीएमडब्ल्यू में बहुत सारे फीचर्स है जिनको मॉडिफाई किया जा सकता है, जैसे कि उसका कलर चेंज किया जा सकता है, अंदर की फंक्शनलिटीज को चेंज किया जा सकता है, उसके गियर सिस्टम को चेंज किया जा सकता है, उसके ग्लासेस के कलर को चेंज किया जा सकता है। तो बहुत सारी फंक्शनलिटीज है, तो वो सारी फंक्शनलिटीज हमने क्या कर रखी है, उस पर्टिकुलर क्लास में डिफाइन कर रखी है। अब हम चाहते हैं कि जब भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो उस पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो। क्या मेरे को तो चाहिए ब्लू कलर की बीएमडब्ल्यू, कोई और आएगा उसको चाहिए व्हाइट कलर की बीएमडब्ल्यू, आप आओगे आपको चाहिए ब्लैक कलर की बीएमडब्ल्यू, आपका फ्रेंड आएगा उसको चाहिए मैजेंटा कलर की बीएमडब्ल्यू। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट तो बीएमडब्ल्यू का ही आएगा, लेकिन हमको चाहिए कुछ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, मतलब कुछ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के साथ में हम उसको डिफरेंशिएट कर सके उसी ऑब्जेक्ट को। कॉल तो सभी एक ही क्लास के ऑब्जेक्ट को कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ डिफरेंशिएट करना चाहते हैं कि हम कलर में चेंजेस करना चाहते हैं, हम अंदर के पैरामीटर्स में चेंजेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो यहाँ रोल जो है वो बढ़ जाता है जब हम एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, इसको नाम से ही बोला जाएगा, आप जैसा नाम सोच रहे हो ना पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, यस इट इज नोन एज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। यानी कि आप बनाओगे ऐसे नेम, यहाँ पे हम ले लेते हैं इसका स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, हम एक साथ भी दे सकते हैं लास्ट नेम, ठीक है। तो ये दोनों चीजें कहाँ से मिलने वाली है हमको? आगे से मिलने वाली। जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो मैं भेजूंगा, देखो ये इसका फर्स्ट नाम है, ये सेकंड नाम है, तो तुम उसको मैनेज कर लेना। तो मैं यहाँ पे जो हमारा कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर पैरामीटर्स असाइन करूंगा। पैरामीटर्स कैसे होंगे? स्ट्रिंग फर्स्ट नेम कॉमा स्ट्रिंग सेकंड नेम, ठीक है। ये आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। और मैं क्या करूंगा, इस फर्स्ट नेम को इसमें स्टोर करवा दूंगा और सेकंड नेम को इसमें स्टोर करवा दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, दिस डॉट फर्स्ट नेम। अब आप ये दिस डॉट क्यों कर रहे हो? क्योंकि दोनों का नाम सेम है, आप देख रहे हो, इसलिए मैंने जानबूझ के ये नाम सेम रखा है। यहाँ पे भी फर्स्ट नेम है, यहाँ पे भी फर्स्ट नेम है, तो दोनों के नाम सेम होने से यहाँ जब स्कोप के अंदर मैं बात करूंगा तो ये तो सिर्फ इसी को पहचानेगा, इसको तो पहचानेगा ही नहीं। जबकि मेरे को इस क्लास के वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है ताकि क्लास के अंदर और भी कोई फंक्शनैलिटी हो, या मैं क्लास के अंदर से कुछ वेरिएबल को गेट करने की कोशिश करूँ कि भाई फर्स्ट नेम क्या है, इसका लास्ट नेम क्या है। तो उस समय मेरे को पता रहेगा यार ये फर्स्ट नेम इसने डाला था तो ये फर्स्ट नेम होना चाहिए। तो इसके लिए मेरे को इसके क्लास के वेरिएबल में ये चीज असाइन करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने क्या किया, दोनों का नाम सेम है तो एक को दिस डॉट कर दिया, दिस यानी कि पेरेंट क्लास, पेरेंट मतलब कि जो हमारी मेन क्लास है। अभी कोई एक्सटेंड तो किया नहीं अपन ने, तो जो मेन क्लास है जिस क्लास के अंदर हम है वो इसको रिप्रेजेंट करता है दिस डॉट, मतलब उसके अंदर एक फर्स्ट नाम से होगा, तो उसमें हम क्या स्टोर करना चाहते हैं जो आगे से हमको इस कंस्ट्रक्टर में मिला है, ठीक है। और इधर देखो, इधर मैंने सेकंड नेम किया है, इधर लास्ट नेम किया है, तो दोनों अलग है। तो इस केस में आपको दिस लगाने की जरूरत नहीं है, जो आपका लास्ट नेम है इज इक्वल्स टू सेकंड नेम। यानी कि जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, अब जब भी आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो कैसे क्रिएट करोगे, वेल नेम इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगी एरर। एरर क्यों आ गई? क्योंकि नेम क्लास के ऑब्जेक्ट में अब क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए। समझ पा रहे हो? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमें को क्या करना पड़ेगा, इसको इस तरीके से देने की बजाय वेल वेरिएबल्स के नेम ना स्मॉल लेटर से करो, ज्यादा बेटर है। नेम रमन ठीक है।
तो ये मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब कोई और आएगा यहाँ पे और उसका नाम डिफाइन करना है मेरे को, उसके नेम को स्टोर करवाना है ऐसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम के अंदर, तो मैं फिर से उसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, किसका, नेम क्लास का, और उसमें उसकी दोनों फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को स्टोर करवा दूंगा। तो इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं क्लास का ऑब्जेक्ट, उसी क्लास का मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं फॉर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स फॉर डिफरेंट वैल्यूज। तो उसके लिए हमको जरूरत में पड़ती है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की। अब समझते हैं कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दोनों दे तो क्या होगा, समझना इस चीज को। ये हमारा क्लास है, क्लास ए। मैंने यहाँ पे बनाया एक तो ए ऐसे, ठीक है, एक बनाया ए इंट ए कॉमा इंट बी। क्या एरर आएगी क्या, कौन बताएगा मुझे? विल एरर अकर? यस दीपेश। तो नहीं आएगी क्योंकि दोनों के पैरामीटर्स अलग अलग है। वेरी गुड वेरी गुड। थोड़े दिन पहले याद करो अपन ने फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ा था, याद है? फंक्शन विद सेम नेम बट Different डिफरेंट parameter. पैरामीटर्स इज नोन एज फंक्शन ओवरलोडिंग। तो ये तो फंक्शन नहीं है, तो स्पेशल फंक्शन है जिसका नाम क्या है, कंस्ट्रक्टर। तो इस चीज को ही तो हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। यस यू साउंडेड राइट, एग्जैक्टली इसी का मतलब होता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोड करवाना। यानी कि अब ये क्या काम में आता है, देखो, जरूरी नहीं है हर कोई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए तो उसको सारी डिटेल्स सारी वैल्यूज को ओवरराइड करना है, उसको कुछ कुछ सेलेक्टेड वैल्यूज को ही ओवरराइड करना है। समझ पा रहे हो? जैसे किसी का फर्स्ट नेम ही है लास्ट नेम नहीं है, उसको सिर्फ फर्स्ट नेम को स्टोर करवाना है, लास्ट नेम को स्टोर नहीं करवाना है, तो ऊपर वाले कॉन्सेप्ट में तो हमको दोनों करवाने पड़ेंगे। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ क्या कि एक और नेम नाम से कंस्ट्रक्टर बनाऊं और उसमें सिर्फ और सिर्फ मैं स्ट्रिंग फर्स्ट नेम ही लू? बिल्कुल आप कर सकते हो। ये मैंने एक और कंस्ट्रक्टर बना दिया यहाँ पे, हम इसको थोड़ा सा नीचे बना देते हैं, ठीक है। ये हमारी क्लास यहाँ ओवर हो रही है। यहाँ क्या करेंगे, दिस डॉट फर्स्ट नेम इक्वल्स टू फर्स्ट नेम, ठीक है। तो अब जब भी कोई क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जैसे कि वेल, तो यहाँ पे सिर्फ राजेश का नाम स्टोर करवाना है मेरे को। अगर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है जिसमें सिर्फ नेम हो, मेरे पास में सर नेम नहीं है, तो मैं नेम क्लास के इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करूंगा जिसमें सिर्फ नाम स्टोर होगा, बस। तो एरर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि अगर आप दो नेम के साथ में इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हो, दो चीजों के साथ में, तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा आपका। अगर आप एक के साथ कर रहे हो तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ठीक है। आप अगर आपने ये भी डिक्लेयर कर रखा है नेम, ऐसा सिंपल डिक्लेयर करना जरूरी है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप डिफॉल्ट पैरामीटर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है और उसको नहीं भी लिखो तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर जब भी बनेगा तो डिफॉल्ट वाला कॉल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया है तो डिफॉल्ट ओवरराइड हो जाता है। अगर आपने लिखा नहीं है तो, अगर आपने लिखा है तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ये भी कॉल कर सकते हो ऐसे नेम। ये आपका डिफॉल्ट हो गया, ये दो के साथ हो गया, ये एक हो गया और ये डिफॉल्ट हो गया। अगर आपने ऐसे लिख रखा है, जैसे आपने इसको लिख रखा है, मेंशन कर रखा है क्लास में, इसको मेंशन कर रखा है और इसको भी मेंशन कर रखा है, तो ये कंस्ट्रक्टर काम में आ सकता है। अगर आपने नहीं लिखा है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को तो ये मत समझना कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो वैसे भी होता ही है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो आप लिखो चाहे ना लिखो, हाँ, वो तब होता है जब आपके दूसरे कंस्ट्रक्टर ना हो। अब जब दूसरे कंस्ट्रक्टर हो गए तो ये डिफॉल्ट बन जाएंगे आपके, ये डिफॉल्ट ओवरराइड हो गया। लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं यार डिफॉल्ट वाला भी मेरे को चाहिए, तो डिफॉल्ट वाले के लिए आपको डिफॉल्ट वाला लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर सिर्फ आपका डिफॉल्ट वाला ही एक है तो उसको लिखो चाहे नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ पा रहे हो? प्रैक्टिकली मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पे जावा के अंदर आपको। जावा की भी क्लास क्रिएट करी थी ना मैंने, जैसे ये क्लास है, ठीक है। हम इस क्लास का, चलो इस क्लास का नहीं अपन इसके बाहर का बनाते हैं, बना सकते हैं इसमें भी। चलो सैंपल, ये बन गया आपका कंस्ट्रक्टर, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ भी प्रिंट करवाता हूँ।
डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगा। हम यहाँ क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो सैंपल है, तो सैंपल एस इक्वल्स टू ठीक है। अगर आप अभी देखोगे तो कंट्रोल के साथ में कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है। अगर मैं इसको हटा दूं तो अभी ये कहाँ जाएगा, क्लास के नेम के ऊपर। समझ पा रहे हो डिफॉल्ट का क्या रोल होता है। डिफॉल्ट अगर आपका कोई भी काम में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कोई सेंस नहीं है डिफॉल्ट का लगाने को। ठीक है, डिफॉल्ट के अंदर आपको कुछ करना है तो फिर आप डिफॉल्ट को यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कुछ करना नहीं है तो आप उसको एज इट इज लिव छोड़ सकते हो, लेफ्ट कर सकते हो। इसको कहते हैं इनिट ब्लॉक। इनिट ब्लॉक मतलब क्या होता है कि जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो आप जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, क्रिएट करते वक्त ही अगर आपको कुछ काम करवाना है तो आप उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर इस जगह पे कुछ कोड लिख सकते हो जो उस समय एग्जीक्यूट होगा जब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, अगर आपको रिक्वायर्ड है तो। इसीलिए इसको कहते हैं इनिट ब्लॉक। जब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है तो सबसे पहले इनिशियलाइज उसका कंस्ट्रक्टर होगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर आपको पैरामीटराइज्ड बनाना है तो सैंपल, अभी एरर आ रही है क्योंकि सेम है, ऑलरेडी डिफाइंड है। मैं यहाँ पे दो वैल्यूज मंगा लेता हूँ, इंट एज। ठीक है, एक एज का हो गया, सैंपल स्ट्रिंग नेम कॉमा इंट एज। ठीक है, अभी देखो कोई एरर नहीं है, कहीं पे कोई भी एरर नहीं आ रही है यहाँ पे। ठीक है, अब जब हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे अगर मैं कुछ भी नहीं भेज रहा हूँ तो डिफॉल्ट वाला कॉल होगा। और सपोज करो आपने देखो डिफॉल्ट को हटा दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे रेड लाइन आ गई। समझ पा रहे हो, डिफॉल्ट ओवरराइड हो जाता है। अगर आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया है तो डिफॉल्ट गेट्स ओवरराइडेड, तो यहाँ पे वो ओवरराइड हो चुका है और यहाँ देखो क्या आ रहा है, रेड लाइन आ गई। लेकिन अगर मैंने इसको बना के रखा होता तो ये भी कॉल हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कोई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लेते हो और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा हुआ है तो डिफॉल्ट फिर डिफॉल्ट नहीं रहेगा, अब वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ही आपका डिफॉल्ट बन जाएगा। अब डिफॉल्ट कभी कॉल नहीं होगा। लेकिन अगर आपको डिफॉल्ट भी चाहिए और पैरामीटराइज भी चाहिए तो उस केस में डिफॉल्ट को भी लिखना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपका डिफॉल्ट ही है, पैरामीटराइज है ही नहीं, तो डिफॉल्ट लिखने की कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, तो ये रोल होता है। देन यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, या तो एज देंगे तो एज में ये कॉल हो जाएगा, और अगर हम नाम के साथ में एज देंगे तो ये कॉल हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंस्ट्रक्टर को यूज कर सकते हैं जहां पे भी रिक्वायर्ड है। अब ये तो हुआ जावा की बात। ठीक है, तो हमने बहुत ही बेसिक डिटेल में जाके देख लिया। कॉटलिन में क्या होता है, कॉटलिन में क्लास के नेम से आप कुछ भी नहीं बना सकते हो कंस्ट्रक्टर के केस में, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो हम एक क्लास क्रिएट करते हैं तो फिर हमको समझ में आएगा। तो यहाँ मैं क्लास बना देता हूँ, क्लास नेम। ठीक है, अब आप ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पे कि नेम नाम से आपने एक फंक्शन बना दिया, बात खत्म। ये मना कर रहा है, आप नहीं बना सकते, चाहे आप आगे फन लगा दो। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि मेथड लुक नेम लुक्स लाइक अ कंस्ट्रक्टर बट इट इज नॉट अ नॉर्मल मेथड। तो ये फंक्शन यहाँ नहीं आता आजकल। कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, कॉटलिन में कंस्ट्रक्टर कैसे आता है, यहाँ से आता है, सिंपल सा, यही लगा दो। क्वेश्चन पॉइंट समझ में आया मेरा? कॉटलिन और जावा में आप जो फीचर देखोगे ना वो एडवांसिबिलिटी वाला है, कि यार आपको ना मैन्युअली लिखना पड़ रहा है, सारी चीजें करनी पड़ रही है। कैसे कि भाई आपको फिर से उसी नाम से फंक्शन बनाना पड़ रहा है, उसके अंदर आप पैरामीटर्स डाल रहे हो, तो इससे अच्छा क्यों ना आप क्लास के नेम के आगे ही वो दो ब्लॉक्स लगा दो।
मेथड इन्वोकेशन और वहीं पे अपनी वैल्यूज प्रोवाइड कर दो। जैसे कि आपको क्या चाहिए, स्ट्रिंग नेम, नेम कॉलन स्ट्रिंग, एंड क्या चाहिए, लास्ट नेम कॉलन स्ट्रिंग। तो अब जब भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो आपको नेम और लास्ट नेम तो भेजना ही पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। डिफॉल्ट होता है यहाँ पे, तो डिफॉल्ट आप दो चाहे मत दो, ये अगर मैं हटा दूंगा तो बाय डिफॉल्ट तो है ही है वैसे भी, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, आपके इसका आगे लगाने की जरूरत नहीं है ऐसे। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि अगर मल्टीपल हो तो यहाँ तो हम एक ही दे सकते हैं ना। जैसे ऊपर देखो, सॉरी ऊपर नहीं, हमने यहाँ किया था, यहाँ पे जो चीज कर रहे थे अपन, ये फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ कैसे आएगी। जैसे सैंपल नाम से हमने दो कंस्ट्रक्टर बनाए, एक एज का और एक नेम और एज का। क्या वो चीज आप यहाँ बना सकते हो, एज का और नेम और एज का। देखो, जब हमारे पास में मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं ना, और मल्टीपल कंस्ट्रक्टर विद डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, तो हमको यहाँ पे कंस्ट्रक्टर नाम से ऑब्जेक्ट मिलता है। दिख रहा है आपको, यहाँ एक आ जाएगा आपका स्ट्रिंग, सॉरी यहाँ पे नेम कॉलन स्ट्रिंग एंड एज कॉलन इंट। ठीक है, एक और कंस्ट्रक्टर बनाएंगे हम ऐसा, जिसमें सिर्फ हमको एज की जरूरत है। अब देखो एरर आ गई, सेम नाम से नहीं होंगे, तो यहाँ पे हमने चेंज कर दिया, तो ये मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हमने बना दिए। अब एक चीज देखना है यहाँ पे, जैसे मैं इसको अंडू करता हूँ ना, यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर भाई साहब मेरे को क्या कहेंगे कि यार भाई साहब आप क्या कर रहे हो। जब आपको एक ही कंस्ट्रक्टर बनाना है, ठीक है, पैरामीटराइज, तो क्यों ना आप इसको यहीं लगा दो। इसको कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्टर, दिस इज प्राइमरी कंस्ट्रक्टर। और जब प्राइमरी कंस्ट्रक्टर होता है तो फिर ये कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होता है। समझ पा रहे हो, कंफ्यूजिंग लगेगा आपको, लेकिन ये कंफ्यूजिंग है नहीं अगर आप आसान तरीके से समझो तो। ये आपके काम को आसान कर रहा है। क्या काम को आसान किया, उसने कहा कि अगर आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो, और वो एक ही है, तो आप यही डिफाइन कर दो इसी जगह पे। जैसे कि अगर आपके सिर्फ नेम और एज चाहिए आपको, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, तो फिर वो कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, आप इसको हटा दो। ठीक है, आप इस तरीके से अपने क्लास के अंदर के कंस्ट्रक्टर को यूज करो। लेकिन अगर आपके मल्टीपल है, तो फिर वो कहता है कि यार दोनों काम नहीं बैठेगा मेरे पास में, आप प्राइमरी भी रखो और सेकेंडरी भी बनाओ यहाँ पे कंस्ट्रक्टर नाम से। तो यहाँ पे ये मना करेगा आपको। जैसे कि मेरे को यहाँ कंस्ट्रक्टर बनाना है और यहाँ पे देना है कि भाई सिर्फ एज आए, तो एज कॉलन इंट। तो रेड लाइन दे रहा है ये पूरी की पूरी, प्राइमरी कंस्ट्रक्टर कॉल एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे प्राइमरी कंस्ट्रक्टर तो है ही नहीं। मतलब ये क्या कह रहा है कि यार आप ऐसा नहीं कर सकते कि प्राइमरी भी बनाओ और सेकेंडरी भी बनाओ। सेकेंडरी तब बनाना है जब आपके मल्टीपल पैरामीटर्स हो, और वो भी मल्टीपल हो। तो आपको देखो यहाँ पे मल्टीपल इन द सेंस कि भैया नेम और एज के लिए भी चाहिए और एक अलग से एज के लिए भी चाहिए। तो फिर वो कहता है कि आप ऐसे मत करो, आप एक और कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्रिएट करो और इसी में आप ना इसको भी ले लो। तो ये दो अलग से कंस्ट्रक्टर बन गए। अब आप इसको हटा दो, अब प्राइमरी नहीं रहेगा, अब सिर्फ सेकेंडरी वाले सारे काम आएंगे और ये काम खत्म। अब जब भी आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, तो अब हम इसका क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देखते हैं। तो हमने फन मेन बना रखा है, यहाँ पे आते हैं, इसी जगह पे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लास का नाम क्या है, नेम, वेल माय नेम इक्वल्स टू नेम। आ गया। ये कह रहा है कि देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉलिंग होगी, और कंस्ट्रक्टर कॉलिंग में दो टाइप की है, एक इंटीजर वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है और एक आपसे स्ट्रिंग कॉमा इंटीजर वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है। तो आप कोई इनमें से दोनों में से एक देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसके अंदर जाके डिक्लेरेशन देखें तो ये दोनों फिक्स्ड है, तभी तो दोनों कंस्ट्रक्टर बने हैं। या तो आप इस तरीके से आओगे, इस गेट से आओगे, या इस गेट से आओगे। ये नॉर्मल जो प्राइमरी गेट है या डिफॉल्ट गेट जो है वो बंद हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे इन तरीके से ही आ सकते हो, या तो आपको एज प्रोवाइड करनी पड़ेगी या आपको नेम और एज दोनों प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे 11, तो ये कॉल हो सकता है, या फिर वेल
तो भी कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। ठीक है, इस पर टैप करोगे, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। उस पर टैप करोगे तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। समझ पा रहे हो? अगर सिर्फ आपका एक ही पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है तो आप उसको प्राइमरी में इंक्लूड कर सकते हो, दिस इज नोन एज प्राइमरी कंस्ट्रक्टर जो यहाँ बनाओगे। लेकिन अगर आपके ऐसे मल्टीपल, जैसे आप कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करना चाहते हो अपने कॉटलिन क्लास के अंदर, तो यू मस्ट रिक्वायर अ सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर जो कंस्ट्रक्टर नाम से क्रिएट होते हैं। फिर आप यहाँ पे नहीं दोगे, फिर अलग से कंस्ट्रक्टर बना के आपको देने पड़ेंगे। दिस इज हाउ कंस्ट्रक्टर्स आर क्रिएटेड इन कॉटलिन। जब भी आप कॉटलिन के अंदर जाओगे, कॉटलिन के अंदर प्रोग्रामिंग करोगे और आपको कोई क्लास बनानी है, उसके अंदर आपको मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स क्रिएट करने हैं डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए, वेरिएबल्स के लिए, तो उस केस में फिर यू विल बी रिक्वायरिंग टू क्रिएट सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर्स। और जहां आपको चाहिए कि नहीं मेरा एक कंस्ट्रक्टर से काम चल जाएगा, तो वहां पे आपको प्राइमरी कंस्ट्रक्टर बनाना है जो सिर्फ नेम के पास में ऐसे ब्रैकेट्स लगाने से बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी ना एक इनिट ब्लॉक होता है। ये इनिट ब्लॉक कब इनिशियलाइज होता है? जैसे आप देखो सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर में हमारे पास में एक ब्लॉक है ना। अब सपोज करो कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर्स नहीं है, जो है वो प्राइमरी है, एक ही है, वो ये है विच इज स्ट्रिंग नेम कॉलन स्ट्रिंग लास्ट नेम कॉलन स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये जो इनिट ब्लॉक है ना, ये इसके लिए काम करता है, जो हमारा प्राइमरी कंस्ट्रक्टर है उसके लिए, कि जब भी इस क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट होगा, प्राइमरी कंस्ट्रक्टर क्रिएट होगा, तो आपका इनिट ब्लॉक कॉल होगा और उसके अंदर आप जो भी काम कर रहे होंगे वो इस क्लास के ऑब्जेक्ट में एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब जैसे कि आप जावा के अंदर देखो, तो जावा के अंदर बाय डिफॉल्ट आपको ये ब्लॉक मिलता है। ठीक है, और हमारे खुद के कंस्ट्रक्टर वाले फेज में भी हमको मिलता है। ये देखो, जब हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तब हमको एक हमारा ब्लॉक मिलता है, तो हम उसमें कोड लिख सकते हैं जब उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। लेकिन जो हमारा प्राइमरी कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर सीधा क्लास का डिक्लेरेशन आ गया, तो ये जब ऑब्जेक्ट कॉल हुआ होगा, जब इसका फंक्शन क्रिएट हुआ होगा, जब ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ होगा, तो उस समय आपका ये इनिट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। एंड यहाँ पे हम प्रिंट एलन करते हैं और वेलकम करवाते हैं, वेलकम डॉलर नेम। देख रहे हो, नेम अपने आप यहाँ पे मिल गया, डॉलर लास्ट नेम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जहाँ हम फंक्शन के अंदर है, अब देखो रेड लाइन आ गई इसके ऊपर। रेड लाइन क्यों आ गई? क्योंकि अब एक ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, वो कौन सा हो रहा है? प्राइमरी। और प्राइमरी क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे? दो, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो मैं इसका नाम देता हूँ रमन। विजय शर्मा। ठीक है, वे दो अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जो दो अलग अलग वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं यहाँ पे इस क्लास के अंदर, और ये प्रिंट भी अलग अलग करेंगे। आ गया, वेलकम रमन कपूर, वेलकम विजय शर्मा, एंटर रेंज। ये हमारा वो कोड चल रहा है। ठीक है, जो हमने नीचे वाली लाइन पे कर रखा है। ये समझ में आई ये चीज आपको, आप लोगों को? इसके ऊपर ना क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि देखो अब बहुत ही बेस जब हम प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे ना, तो वहां पे हो सकता है रेयर एंड देयर आपको कहीं जरूरत पड़े, जरूरत पड़ भी सकती है, आप इसको यूज कर सकते हो, बट बहुत ज्यादा यूज नहीं आते हैं ना, तो हम इन चीजों को भूल जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि दो तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं कॉटलिन के अंदर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी कहाँ होता है? क्लास के नाम के पास में ही एक फंक्शन क्रिएट हो जाता है, वहां पे उसको बोलते हैं हम प्राइमरी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, वहीं पे आपको डिक्लेरेशन करनी है उस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर की। और अगर आपके पास में आपको मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स क्रिएट करने हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग अगर आपको करनी है, तो उस केस में फिर आपको सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ेगी। और जब आप सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर बना रहे हो तो फिर आप प्राइमरी नहीं बना सकते, और जब आप प्राइमरी बना रहे हो तो फिर आप सेकेंडरी नहीं बना सकते। मतलब समझ पा रहे हो ना? ये उल्टा चलेगा आपका हमेशा, क्योंकि अगर आपका एक ही कंस्ट्रक्टर है, वो पैरामीटराइज्ड है, तो वो आपको यही बोलेगा कि आप सेकेंडरी मत बनाओ, प्राइमरी बनाओ, अगर एक ही है तो। अगर मल्टीपल है तो आप सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर को यूज करो। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको अनकमेंट करता हूँ अभी, समझ पा रहे हो ना? देखो पहली बात तो यहाँ पे क्योंकि हमने प्राइमरी ले रखा है तो सेकेंडरी मना कर रहा है, मना कर रहा है। मैं प्राइमरी को हटा देता हूँ, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है।
अब दूसरी दिक्कत क्या है कि अगर मैं इसको हटा देता हूँ, अब एक ही कंस्ट्रक्टर है, तो देखो मेरे को सजेस्ट कर रहा है, क्या सजेस्ट कर रहा है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर शुड बी कन्वर्टेड टू प्राइमरी वन। और जैसे ही मैं ये करूंगा ना, कन्वर्ट टू प्राइमरी कंस्ट्रक्टर, आ गया ऊपर, ये चीज हमने देखी थी, ठीक है। समझ में आया आप सभी को? समझ में आया तो थम्स अप कर दो, फिर सेशन को अपन एंड करते हैं। और टास्क आपको क्लियर है, टास्क मैंने आज और दिए हैं, वो ट्राई करना है आपको। देखिए नेक्स्ट क्लास में फिर हम 15-20 मिनट टास्क को डिस्कस करेंगे, टास्क इंप्लीमेंट करेंगे, फिर नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर मैं एट दी एंड आपको कुछ और टास्क दूंगा। तो ये इस तरीके से अभी चलेगा 1 वीक तक, और फिर अपन इतने कैपेबल हो जाएंगे कि हम यूआई पार्ट पे जा सके, तो फिर हम स्विच करेंगे यूआई पार्ट, एंड्रॉइड के यूआई कंपोनेंट पे। ठीक है, ओके एवरीवन, ओके ओके, सेशन को एंड करते हैं। टिल सर सैटरडे को क्लास की थी? सैटरडे को क्लास हुई थी, बट मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने ऑफ कर दिया था। सैटरडे आई स्टार्टेड द क्लास नियर अबाउट 11 AM only, but after 10 to 15 minutes I called it off. ओके ओके, बिकॉज़ देयर वाज नो रिकॉर्डिंग, दैट इज द रीजन आई वांट टू कंफर्म। मैंने अटेंड नहीं करा। अच्छा, आपने अटेंड नहीं किया था, ओके। उस तो दिन क्या हुआ था ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर मैंने आप लोगों को टास्क दे रखा था, तो मैंने कहा आप सैटरडे संडे को यूटिलाइज करो, टास्क को कंप्लीट करो, अपन मंडे को वापस ज्वाइन करेंगे। ठीक है, गॉट इट। ओके ओके ओके, तो सेशन को एंड करते हैं। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ फैंटास्टिक डे टुडे, गुड बाय, सी यू। थैंक यू सर। ओके।